नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का, पर उससे पहले एक नजर डालते हैं एक बड़ी खबर पर। जब पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जांच का मामला, जब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई, में न्यायिक आयोग के गठन की करी थी मांग, जो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की है आलोचना। वही जिम्मेदार बनो, देश के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। वही बहस के बाद वकील ने याचिका वापस मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करने वाले वकीलों की कड़ी आलोचना की है। और इस मामले में 26 लोग मारे गए थे, जहां पर आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि जिम्मेदार बनो, देश के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। क्या यही तरीका है? कृपया ऐसा मत करो। वहीं कब से एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ बन गए हैं। हम किसी भी बात पर विचार नहीं कर रहे हैं, कृपया जहां जाना है जाओ। वही जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण समय है जब इस देश के प्रत्येक नागरिक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है, और ऐसी कोई प्रार्थना मत करो जिससे किसी व्यक्ति का मनोबल गिरे। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखो। और कुछ देर बहस के बाद वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। और अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर, जहां खबर है लखनऊ से, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक का विमोचन हुआ है। जब विमोचन पर बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां हम सभी के सामने अक्सर चुनौतियां आती हैं, जो चुनौतियां नहीं है तो जीवन का सार भी नष्ट हो जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के विमोचन पर कहा है कि हम सभी के सामने अक्सर चुनौतियां आती हैं, और मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो जीवन का सार भी नष्ट हो जाता है। और अगर चुनौतियां हैं तो यह स्पष्ट होता है कि जीवन में अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। वे निखरते वही हैं जो चुनौती को स्वीकार कर हंसते हंसते उसे गले लगाकर अपने मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर आधारित यह पुस्तक लोगों के लिए एक नई प्रेरणा है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले का विरोध हुआ है। जहां सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ है धरना प्रदर्शन। जहां सपा कार्यकर्ताओं ने कचहरी पहुंचकर किया है प्रदर्शन। जहां कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा है ज्ञापन। कचहरी के तिकोनिया पार्क में हुआ है ये धरना प्रदर्शन। इस वक्त की खबर आपको मैनपुरी से दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले का विरोध किया जा रहा है। जहां सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। जहां सपा कार्यकर्ता ने कचहरी पहुंचकर किया है प्रदर्शन। जहां कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पर यह प्रदर्शन कचहरी के तिकोनिया पार्क में हुआ है यह प्रदर्शन। अब खबर महोबा से है, जब महोबा में हुआ है एक दर्दनाक हादसा, जब डस्ट के ढेर में दबकर 3 वर्षीय मासूम की मौत हुई है। जहां परिजनों में कोहराम मचा है और बताया जा रहा है कि अवैध रूप से लगा था डस्ट का ढेर। दरअसल महोबा शहर के ललिता भवन के पीछे एक दर्दनाक हादसे में 3 वर्षीय मासूम की डस्ट के ढेर में दबकर मौत हो गई। जब मासूम अपने घर के बाहर खेलते खेलते अचानक लापता हो गया था। जहां परिजनों ने उसे खोजने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। 3 घंटे बाद जब डस्ट उठाने के लिए ट्रैक्टर वहां पहुंचा, तब बच्चे का शव उस ढेर के नीचे बरामद हुआ है। और इसको लेकर संदेह जताया जा रहा है कि रुद्राक्ष इसी ढेर के पास खेलते वक्त अचानक ढहती डस्ट के नीचे दब गया था। करीब 3 घंटे के बाद जब डंप संचालक के लोग ट्रैक्टर से डस्ट उठाने पहुंचे, तब बच्चे का शव ढेर के नीचे से मिला है। इस दृश्य को देखकर वहां हड़कंप मच गया है और परिजनों में चीख पुकार मच गई है। ऐसी घटना होगी, हमारा बच्चा 7 बजे के खोया था। हम सगले यहाँ ढूंढते रहे, नहीं मिला हमें। फिर बाद में हम 3-4 घंटे हो गए देखते रहे, 100 नंबर का भी फोन लगाया, कुआं में देखा, कुआं में नहीं मिला। इसके बाद डंप वाला जो ट्रैक्टर लेके आया, उसने अपनी बालू वालू भरी, उसी के अंदर निकला फिर वो।
कहाँ ले गए फिर बच्चे को? फिर हम बच्चे को लेके तुरंत अस्पताल आई। सब अस्पताल में दिखाए डॉक्टरों को, डॉक्टर ने मृत घोषित किया थी। अभी बच्चा आया हुआ था, इसको अब जब इसका मेडिकल किया गया तो इसको मृत घोषित किया गया और परिजनों द्वारा बताया गया है कि कोई रेत का टीला था, उसमें खेल रहा था, उसी में दबा हुआ था और अभी इसको फिलहाल मछली में इसको शिफ्ट कर रहे हैं। इसका पीएम हुआ। ऐसी घटना होगी, हमारा बच्चा 7 बजे के खोया था। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में NH9 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक पर फायरिंग कर दी। जब जान बचाने के लिए युवक पास ही के एक ढाबे में घुस गया, जहां लोगों की भीड़ देख बदमाश मौके से भाग निकले, लेकिन जाते जाते युवक को जान से मारने की धमकी दे गए। पीड़ित युवक मुरादाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जालौन के उरई कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जहां जिलाध्यक्ष दीप राज गुर्जर के नेतृत्व में सपाइयों ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है और कहा कि हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। खबर आगरा से है, जहां रामजी लाल सुमन पर हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जब प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के निर्देश पर सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और करनी सेना के लोगों पर कार्रवाई न होने को लेकर आक्रोश जताया है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है और इस शक्ति प्रदर्शन में सपा के कई प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांसद लालजी लाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जब पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ ये प्रदर्शन कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, तब सपाइयों ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वहीं सपा पदाधिकारियों ने करनी सेना पर कार्रवाई की मांग करते हुए इसे दलित विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया। यह मामला शहर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम कार्यालय का बताया जा रहा है। मऊ में सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जहां कलेक्ट्रेट परिसर में सपाइयों ने करनी सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हमले को दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता जुटे, जिससे इलाके में भारी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। खबर श्रावस्ती से है, जयसोजीवा थाना मलहरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल हुआ है। वहीं पर आपको बता दें कि यह अपराधी 25,000 का इनामी था, जिसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल खबर श्रावस्ती से है, जयसोजीवा थाना मलहीपुर पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस और आरोपी अपराधी के बीच गोली चली है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है और इसमें नेपाल सीमा के समीप पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पशु क्रूरता अधिनियम, NDPS, गैंगस्टर शस्त्र अधिनियम समेत आरोपी पर 9 मामले दर्ज है। वहीं 10,000 का इनाम घोषित आरोपी सिपाही लाल फरार है, जहां तलाश जारी है और मलिहापुर थाना पर क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर कोठी के पास राप्ती नहर पटरी से घोड़दौड़िया जाने वाले कच्चे मार्ग पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
ये थाना मल्लीपुर क्षेत्र में 16 फरवरी को भैंस चोरी हुई थी और भैंस चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया था, जिसमें से कुछ लोग फरार हो गए थे। इसमें आज मुखबिर की सूचना पर सूची प्रभारी नितिन और एसओ मल्लीपुर आशीष कुमार के नेतृत्व में टीम ने काम किया। मुखबिर की सूचना पर राप्ती नहर के किनारे इनको रोका गया। इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। इसका नियमानुसार इलाज कराया जा रहा है और इसमें 25,000 इनाम घोषित था और एसओजी टीम और इनकी कार्य की सराहना की जाती है और इसको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। ये थाना मल्लीपुर। अब खबर हरदोई से है, जब डिप्टी सीएम ने चिकित्साधारी पर कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। जकाछौना सीएचसी पर तैनात है दंत चिकित्सक। रोगियों की चिकित्सा में लापरवाही पर हुई है कार्रवाई। जब ब्रिजेश पाठक ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरदोई से बताई जा रही है, जब डिप्टी सीएम ने चिकित्साधारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जकाछौना सीएचसी पर तैनात है दंत चिकित्सक। जब रोगियों की चिकित्सा में लापरवाही पर हुई है कार्रवाई। इसके चलते ब्रिजेश पाठक ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को दिए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरदोई से बताई जा रही है। अब खबर कानपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है, जहां आग की लपटों ने विकराल रूप लिया है, जिसमें 40 से 50 बीघा फसल जलकर राख हुई है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। ये पूरा मामला सजेती थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव का बताया जा रहा है। दरअसल संदिग्ध हालत में गेहूं के खेत में लगी आग से 50 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। और अब एक बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पर सजेती थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से किसानों की मेहनत जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें हैं अलियापुर गांव की, जहां गेहूं की खड़ी फसल अचानक आग की लपटों से घिर गई। जहां कितनी भीषण थी कि कुछ ही देर में 40 से 50 बीघा की खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। वही आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना संदिग्ध है और इसकी जांच होनी चाहिए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर आंशिक नियंत्रण पाया जा सका है। मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए आगामी जनगणना को जातीय जनगणना में शामिल करने पर विचार शुरू कर दिया है। और यह निर्णय हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, जिसमें दशकीय जनगणना के साथ जातीय आधारित आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई है। भारत में जनगणना हर 10 साल पर की जाती है, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के चलते इसे टालना पड़ा था और अब सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं जनगणना के आंकड़े किसी भी देश की नीति निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं और संसाधनों के समान वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से जातीय जनगणना से यह स्पष्ट हो सकेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की वास्तविक संख्या क्या है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल संख्या का पता चल सके। वहीं सरकार का यह कदम सामाजिक समरसता और आंकड़ा आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस पर है कि यह जनगणना कब और कैसे शुरू होती है। केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जातीय जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys.
This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा से ही जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी के बाद से ही जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया। इसमें ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की मांग की। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खानापूर्ति का ही काम किया। उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। वहीं जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह हमारी लंबे समय से मांग थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कास्ट वाइज सेंसस की घोषणा सेंट्रल मिनिस्टर वैष्णव जी ने की, इसका हम स्वागत करते हैं। सच तो यह है कि ये काफी दिनों से हमारी मांग थी। राहुल जी ने संघर्ष करके इस मांग को कंटिन्यूस स्क्रीनिंग की बात की थी कि हर समाज को उसको अधिकार मिले, ये विशेष रूप से ओबीसी समाज को ये अधिकार मिले और उनके आरक्षण का भी जो प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व हो। सवाल यही आता है कि हमने जब हमारी सरकार थी सेंट्रल में, मनमोहन सिंह जी साहब ने इसका सेंसस करवाया था। 2011 तक इसका सेंसस पूरा हुआ था। फिर भी ये सेंसस को लागू करने के लिए, इस सेंसस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें लाएगी और उसका विरोध पुरजोर से अभी की सरकार ने किया था। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 के उपनिवेशक अभ्यास के साथ हुई थी। जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और परिसीमन अभ्यासों के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी एक अप्रभावी साधन के रूप में आलोचना की जाती है। भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है। लेकिन वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का नए सिरे से मांग किया जा रहा था। जातिगत जनगणना के महत्व की बात करें तो आपको बता दें कि इससे सामाजिक असमानता को दूर करने में मदद मिलती है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर आए समुदायों के उत्थान के लिए नीतियों को लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है। यह नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती है जो प्रत्येक समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे। वहीं जातिगत जनगणना के विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि जाति आधारित भेदभाव अवैध है और जाति जनगणना जाति व्यवस्था को मजबूत करेगी। उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर बांटने के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों का तर्क है कि जाति जनगणना में सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है। इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों के समान वितरण के लिए आबादी पर सटीक आंकड़े का होना आवश्यक है।
जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है। नीति निर्माताओं के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार करना अत्यंत जरूरी है। एक तरफ सेना का वार और दूसरी तरफ पोस्टर पर तकरार। दरअसल एक तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए कड़े फैसले ले रही है और तमाम विचारक और राजनेता युद्ध की स्थिति में कैसे बाहरी दबाव से बचा जा सकता है और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बगैर कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेठी दौरे को लेकर पोस्टर वार शुरू हो गया और इस पोस्टर वार ने एक अलग ही राजनीतिक तनाव को जन्म दे दिया है। राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले उनके खिलाफ आतंक का साथी जैसे विवादित पोस्टर लगाए गए। इसने राजनीतिक तनाव को जन्म दे दिया है। लेकिन इसके पीछे की असल कारण को ढूंढा जाए तो पता चलता है कि जिस तरह कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के बगैर सर वाला पोस्टर जारी किया था, उसके प्रति उत्तर में यह पोस्टर जारी किया गया है। दरअसल पहलगाम अटैक के मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सोशल मीडिया पोस्ट में निशाना बनाया था। सोशल साइट एक्स पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की सरविहीन तस्वीर के साथ जिम्मेदारी के समय गायब जैसे आपत्तिजनक संदेश थे। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ खड़ी हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस अब लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं है और कुछ नेताओं की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने ऐसा कदम आखिर उठाया क्यों, जिस पर बवाल मचने पर मजबूर होकर कदम पीछे खींचने पड़े। क्या कांग्रेस अपने नेताओं के लिए कुछ कड़े फैसले नहीं ले सकती है, जिससे ऐसे बयानों से बच सके? आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान है, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए। उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें, लेकिन उस दिन वो बिहार के मधुबनी में रैली कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। मोदी की गैर मौजूदगी का मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी। सिद्धरमैया की तो पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की सलाह ने अलग ही बवाल मचा दिया। तो वहीं मोदी को लेकर जारी किए गए पोस्टर पर अमित मालवीय ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, जिस तरह से कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया, अब कोई संदेह नहीं रह गया कि ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। ये मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उकसावे की एक छिपी हुई कोशिश भी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जहां एक और सरकार पाकिस्तान के खिलाफ
कड़े कदम उठाने की दिशा में अग्रसर है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जबकि चुनावी रैलियों में व्यस्त नजर आए। अब इससे सवाल उठता है कि क्या सरकार विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए तैयार है? क्या सरकार विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लेना चाहती है? तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं था, लेकिन अगर राजनीतिक से इधर विचार किया जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरे विश्व और देश की जनता तक यह संदेश पहुंचाना था कि हम इस हमले से डरे नहीं हैं, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और देश की जनता इस हमले से जरा भी विचलित नहीं है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमला और राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर विवाद ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है, जहां एक और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें। अब इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित किए जा सके। राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले उनके खिलाफ आतंक का साथी जैसे विवादित पोस्टर लगाए गए। इसलिए उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।